हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इन 10 मिनट। टेक इन 10 मिनट एक नई सीरीज है जो आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर आ चुकी है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है उन क्वेश्चन को टारगेट करना जो आपको एग्जाम में फंसाते हैं। यह सीरीज लंबी चलने वाली है, यानी कि डे बाय डे यहां पर क्लासेस आती जाएंगी और ये क्लासेस केवल और केवल 10 मिनट की क्लासेस होंगी। यहां पे हम लोग उन क्वेश्चन को टारगेट कर रहे होंगे जो एग्जाम में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाले होते हैं या स्टूडेंट्स को समझ नहीं आते या कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि आप लोगों के क्लियर नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी इस सीरीज के माध्यम से उन क्वेश्चन को टारगेट करना जो कंफ्यूजन है, जो आप लोगों के क्लियर नहीं हो रहे हैं, ये सीरीज में आप लोगों के क्लियर होंगे। यहां पे सबसे पहला इस क्वेश्चन की सीरीज का क्वेश्चन है और यहां पर पूछा गया है प्लग गेज विच हैज इट्स गो एंड नो गो साइज ऑन द सेम एंड इज नाउ एज, यानी कि वह प्लग गेज जिसमें गो और नो गो साइज एक ही छोर पर होते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंगल एंडेड प्लग गेज, डबल एंडेड प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज या फिर कंटिन्यू प्लग गेज। तो सबसे पहले आपको प्लग गेज के बारे में क्लियर होना चाहिए। यदि हम लोग प्लग गेज की बेसिकली बात करें, प्लग गेज एक लिमिट गेज के अंतर्गत आता है। लिमिट गेज इन द सेंस ये कोई फिक्स साइज नहीं बताते हैं, जबकि ये कंपोनेंट को चेक करते हैं क्या कंपोनेंट लिमिट साइज में है या नहीं, क्या एक्सेप्टेबल साइज में है या नहीं। यहां पर दो सिरे होते हैं, गो सिरा और नो गो सिरा, यानी कि गो सिरा कंपोनेंट में जाना चाहिए। जब हम लोग प्लग गेज की बात कर रहे हैं मतलब ये किसी हॉल को चेक करेगा। यदि प्लेन प्लग गेज है तो सिलेंड्रिकल हॉल को चेक करेगा, थ्रेड प्लग गेज है तो थ्रेडेड हॉल को चेक करेगा, टेपर प्लग गेज है तो टेपर हॉल को चेक करेगा। इसी प्रकार रिंग गेज होते हैं जो आउटर सरफेस को चेक करते हैं। अब यहां पर पूछा है प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्या है, तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज वह प्लग गेज होता है जहां पर गो और नो गो सिरा एक ही छोर पर होते हैं। जैसे कि हमारे प्लग गेज के दो एंड हैं, एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है। जहां पे आप लोग देख रहे हो ये हमारा गो सिरा और ये है नो गो सिरा। जब ये दोनों एक ही छोर पर होते हैं उसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। और यहां पर वही क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा गया है कि वह प्लग गेज जिसमें गो और नो गो साइज एक ही छोर पर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। दैट इज वेरी वेरी सिंपल और कई सारे एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट फास्टनर। अब देखो यहां पे निम्न में से कौन सा स्थायी फास्टनर है। मैंने इस क्वेश्चन को क्यों इंक्लूड किया है? बिकॉज यहां पे रिवेटिंग और सोल्डरिंग में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली हम लोग इनको परमानेंट के अंतर्गत रखें, सेमी परमानेंट के अंतर्गत रखें, टेम्पररी के अंतर्गत रखें। तो उन चीजों को हम क्लियर करना चाहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां पर आपको क्या किस कंडीशन में कौन से ऑप्शन को टिक करना है। सबसे पहले समझते हैं हम लोग फास्टनर की कैटेगरी को, सो दैट कि आपको चीजें क्लियर हो। देखिए यदि हम लोग फास्टनर को कैटेगराइज करें तो फास्टनर हमारा टेम्परेरी फास्टनर, सेमी परमानेंट फास्टनर और परमानेंट फास्टनर होता है। इनको किसके आधार पर कैटेगराइज किया गया है? इनको कैटेगराइज किया गया है कि जब हम इनको रिमूव करें तो कौन डैमेज होता है। क्या फास्टनर खुद डैमेज होता है या पूरा का पूरा पार्ट डैमेज होता है या दोनों में से कुछ भी डैमेज नहीं होता। तो देखो समझिएगा, टेम्पररी फास्टनर यानी कि कैन बी रिमूव्ड इजीली विदाउट डैमेजिंग फास्टनर और पार्ट। यहां पर क्या डैमेज होगा? कुछ भी डैमेज नहीं होगा, यानी कि नथिंग, कोई भी चीज डैमेज नहीं हो रही है। और यहां पे ये रिमूवेबल है, जैसे कि नट, बोल्ट, स्क्रू, स्टड, इनको हम लोग आसानी से खोल सकते हैं और फिर से लगा सकते हैं। इसीलिए ये टेम्पररी फास्टनर के अंतर्गत आते हैं। बिकॉज इजीली विदाउट डैमेजिंग फास्टनर और पार्ट हम लोग इनको क्लैंप डीक्लैंप कर सकते हैं। दूसरा आता है सेमी परमानेंट फास्टनर। सेमी परमानेंट फास्टनर क्या, यहां पे यदि इसकी बात करें, कैन बी रिमूव्ड बट फास्टनर गेट डैमेज, पार्ट रिमेन सेफ। इस कंडीशन में फास्टनर खराब हो जाएगा लेकिन पार्ट हमारा सेफ होगा। क्या ये रिमूवेबल होते हैं? बिल्कुल रिमूवेबल होते हैं, लेकिन फास्टनर स्वयं खराब हो जाता है, पार्ट हमारा सेफ बच जाता है। अब देखो इसकी यदि बात करें, इसमें कौन डैमेज होता है? फास्टनर डैमेज होता है। और इसके एग्जांपल की बात करें, रिविट और सोल्डरिंग, यानी कि जो सोल्डरिंग है उसको पिघलाकर हम लोग
अलग कर देते हैं, पार्ट हमारा अलग हो जाता है क्योंकि वो कम टेम्परेचर पर पिघल जाता है। साथ साथ में रिवेटिंग की बात करें, रिवेट को कट करके अलग कर दिया जाता है, दोनों पार्ट को हम अलग कर सकते हैं, यानी कि फास्टनर खराब हो गया लेकिन कंपोनेंट हमारा सेफ है। थर्ड देखिए समझिएगा, परमानेंट फास्टनर। परमानेंट फास्टनर में क्या होता है, कैन नॉट बी रिमूव्ड विदाउट डैमेजिंग फास्टनर और पार्ट। यहां पर ये रिमूवेबल नहीं होते हैं और यदि हम रिमूव करेंगे तो फास्टनर और पार्ट दोनों ही डैमेज हो जाएंगे और इस कैटेगरी में वेल्डिंग और ब्रेजिंग आती है। क्योंकि यदि हमने किन्हीं दो पार्ट को वेल्डिंग के माध्यम से फास्टनिंग किया है और यदि उसको अलग किया जाए तो पार्ट भी खराब होगा और वेल्डिंग भी हमारी खराब हो जाएगी, यानी कि पार्ट और फास्टनर दोनों डैमेज हो गए। अब ये तो हो गया कैटेगरी में। यहां पर आपको ये भी समझ में आ रहा है कि रिवेटिंग और सोल्डरिंग सेमी परमानेंट फास्टनर में, जबकि वेल्डिंग और ब्रेजिंग, चूंकि ब्रेजिंग हाई टेंपरेचर पर करी जाती है इसीलिए ये परमानेंट फास्टनिंग में आती है। लेकिन यहां पे कई केस में आपको रिवेटिंग और सोल्डरिंग को भी परमानेंट फास्टनिंग में देखने को मिलते हैं। उसका रीजन है, देखो कई जगह पर फास्टनर को केवल दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, वो है टेम्पररी फास्टनर और परमानेंट फास्टनर। उस केस में जो भी सेमी परमानेंट फास्टनर है वो परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत चले जाते हैं। इसीलिए यानी कि यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे आपसे पूछा गया है कि हमारा परमानेंट फास्टनर है और वहां पर ऑप्शन है आपका नट बोल्ट स्क्रू और रिवेटिंग, तो उस केस में आपको रिवेटिंग की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे सेमी परमानेंट का ऑप्शन नहीं है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन यदि आप लोग और इन डिटेल्स में जाते हो तो रिवेटिंग और सोल्डिंग हमारे सेमी परमानेंट फास्टनर में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट फास्टनर, तो हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, जहां पे हम लोग इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। यदि रिमूव करेंगे तो पार्ट और फास्टनर दोनों ही खराब होंगे, यानी कि वेल्डिंग इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जॉब इज टू बी मेड बाय यूजिंग द चीजल, file and scraper, in which sequence the tool will be used. This is the very very most important and practical level question. पूछने की कोशिश कर रहा है कि एक जॉब को छेनी, फाइल और स्क्रैपर का उपयोग करके बनाया जाना है, किस क्रम में उपकरण का उपयोग किया जाएगा, यानी कि इन तीनों ही कटिंग टूल को यूज करना है। आप किस सीक्वेंस में कटिंग टूल को प्रयोग करोगे। देखिए यहां पर आपको इन कटिंग टूल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। यदि हम चीजलिंग की बात करें, जहां पर हम लोग मटेरियल को रिमूव करते हैं, यानी कि जो मटेरियल निकलेगा, रिमूवेबल मटेरियल होगा, वो कैसा होगा, ज्यादा होगा, यानी कि रिमूवेबल रेट भी ज्यादा होगी, राइट। तो सबसे पहले हम चीजलिंग से एक शेप बनाएंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको रिमूव किया जा सके। उसके बाद में हम फाइलिंग करेंगे सो दैट कि जो रफ सरफेस है उसको फिनिश किया जा सके और फाइनल टच दिया जा सके, फाइनल साइज की तरफ ले जाया जा सके। लेकिन स्क्रैपिंग बेसिकली कब प्रयोग करेंगे, जब हाई स्पॉट खत्म करना हो, यानी कि लास्ट में। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, पहले चीजलिंग करेंगे, फिर फाइलिंग करेंगे, देन उसके बाद में हम स्क्रैपिंग करेंगे। क्या ऑप्शन में मैच हो रहा है, चीजल, स्क्रैपर, फाइल? तो यहां पे गलत हो जाता है, चीजल करेक्ट है लेकिन उसके बाद स्क्रैपर नहीं होगा, उसके बाद फाइल होगा। तो फाइल पहले नहीं होगा, पहले चीजलिंग होगा, यहां पर भी गलत हो जाता है। चीजल, फाइल एंड स्क्रैपर, दैट इज करेक्ट। यहां पर हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पॉट फेसिंग इज डन टू, यानी कि स्पॉट फेसिंग किस लिए किया जाता है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे समझिएगा, देखिए कुछ ड्रिलिंग ऑपरेशन है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहां पर समझिएगा, सबसे पहले हमको एक फ्रेश हॉल बनाना है तो हम लोग ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग के बाद में उस हॉल को बड़ा करने के लिए हम बोरिंग करेंगे। बोरिंग किए हुए हॉल को फिनिश करना है, हम रीमिंग कर सकते हैं, उसके बाद में थ्रेडिंग कर सकते हैं। देन हमारा स्पॉट फिशिंग ऑपरेशन आता है। स्पॉट फिशिंग ऑपरेशन में किसी बोर के अराउंड हम एक फ्लैट सरफेस को बनाते हैं। काउंटर सिंकिंग में हम क्या करते हैं, किसी बोर के एंड को वेबल्ड करते हैं। काउंटर बोरिंग में हम क्या करते हैं, किसी बोर के एंड को इनलार्ज करते हैं, बड़ा करते हैं। यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें, यहां पे किसको, काउंटर बोरिंग को और स्पॉट फिशिंग को, तो काउंटर बोरिंग और स्पॉट फिशिंग एक ही टूल से किए जाते हैं। बस इनमें अंतर क्या है, काउंटर बोरिंग जो होती है वो ज्यादा डेप्थ तक करी जाती है और स्पॉट फिशिंग हम कम गहराई तक करते हैं। इसीलिए यहां पर क्या बोल रहे हैं कि हम किसी हॉल के अराउंड एक फ्लैट सरफेस बना रहे हैं, बहुत गहरा नहीं कर रहे हैं। वहीं पर काउंटर बोरिंग के केस में हम किसी
बेसिकली हॉल के एंड को इनलार्ज कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, उसके केवल और केवल छोर को। ये किस लिए की जाती है भाई? ये हमारा एलन स्क्रू के लिए हेड को स्थान प्रदान करने के लिए, या सॉकेट हेड स्क्रू के हेड को स्थान प्रदान करने के लिए इसको किया जाता है। यदि स्पॉट फिशिंग की बात करें, किसी वॉशर को स्थान प्रदान करना हो, उस केस में हमारा स्पॉट फिशिंग ऑपरेशन बेसिकली काम आता है। तो मुझे उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।